हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। दिस इज चेतन सर एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, राइट। तो लगभग 30 to 35 क्वेश्चन है, तो हार्डली 1 घंटे के अंदर अपना वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो पेन एंड पेपर निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, एनालाइज करेंगे हर एक क्वेश्चन को एंड पूरे जितना भी आपका नीट के क्वेश्चन है पैटर्न देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कैटेगरी वाइज मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके रखे हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन आएंगे, बाद में सिर्फ आर सर्किट के आएंगे, सी सर्किट के, एल सर्किट के, बाद में आर सी आर एल, बाद में आर एल सी, बाद में पावर, बाद में रिजोनेंस, बाद में ट्रांसफार्मर, ऐसा सेक्शन वाइज क्वेश्चन करके रखे हैं। तो तुम्हें एक आइडिया आएगा कि कितने क्वेश्चन किस कैटेगरी के पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो पढ़ना। द पीक वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर इज 10 वोल्ट, द डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला डीसी कंपोनेंट होता है वी नॉट, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय पाई, और वो है 10 डिवाइडेड बाय पाई वोल्ट, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। इसका एक डेरिवेशन भी है, बट वो डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है नीट में। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला वी डी सी इज इक्वल टू वी नॉट बाय पाई। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज शोन इन द फिगर। तो ये जो ग्राफ दिया है देखो, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो वी नॉट है, ये वी नॉट कैसा वैल्यू है, पीक वैल्यू है, राइट। एंड अगर पीक वैल्यू पता है एंड आरएमएस निकालना है, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस, ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट 2। तो ये वी नॉट बाय रूट 2 आएगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। आगे डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है वी आरएमएस का एंड वी नॉट का। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, अभी यहाँ से आपके सर्किट के, एसी सर्किट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन। A capacitance of capacity C, reactance X. If capacitance and frequency both are doubled, then reactance will be. तो देखो सबसे पहले देखना रिएक्टेंस जो है कैपेसिटेंस का, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 क्या होता है 2 पाई एफ सी, राइट। तो फर्स्ट केस में उसने बोला कि कैपेसिटी C है तो रिएक्टेंस X है, तो 1/2 पाई एफ इंटू सी आएगा। सेकंड केस में उसने बोला है एक्स डैश मान लो रिएक्टेंस, एंड फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने डबल किया, कैपेसिटी को भी हम लोगों ने डबल किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 पाई एफ सी होगा। यानी 1/2 पाई एफ सी मतलब क्या, एक्स है, तो ये आ जाएगा x/4। तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 4, मीन्स ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। समझे। Next, moving toward the next question, question number 4. A 40 microampere is connected, 40 microfarad capacitor is connected to 200 volt 50 hertz supply. The RMS value of the current is. तो देखो यहाँ पर क्या दिया है आपको, एक कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट किया एक सप्लाई के साथ, वो सप्लाई कितना है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कैपेसिटर का कैपेसिटी आपको दिया है 40 माइक्रोफैरड, आपको करंट का वैल्यू पूछा है, तो सी दिया। तो देखो यहाँ पर करंट वोल्टेज दिया, करंट पूछा, मतलब हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। बट पहले ये समझ लो 200 वोल्ट क्या है, वेदर इट इज़ अ पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो जब भी ऐसा डेटा गिवन होता है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज है, तो इसका मीनिंग है कि वो आरएमएस वैल्यू होता है। क्या होता है वो, आरएमएस। एंड इक्वेशन के फॉर्म में दिया E इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा टी, तो जो 200 होगा इक्वेशन का वो पीक वैल्यू होगा। ऐसे सिंगल दिया मतलब वो क्या है, आरएमएस वैल्यू है। तो ई आरएमएस तो आपके पास है, आपको आई आरएमएस निकालना है, तो आई आरएमएस कैन बी रिटर्न एज आई आरएमएस इज इक्वल टू ई आरएमएस डिवाइड बाय रिएक्टेंस, उसका क्या है एक्सी है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सी निकालेंगे, एक्सी क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। तो आपके पास देखो एफ कितना है 2 पाई, एफ कितना है 50, सी कितना है 40 माइक्रो, मतलब 40 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 200, 100 इंटू 40 तो ये आएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो 1000 होगा, 1000/4 मतलब 250 बाई पाई आ जाएगा। ये आपको मिला एक्सी। तो ये एक्सी के बाद हमें निकालना है आई आर एम एस। तो आई आर एम एस का वैल्यू आएगा, दैट विल बी, ई आर एम एस कितना दिया है 200 डिवाइडेड बाई 250 डिवाइड बाई पाई, पाई ऊपर चला गया, 0 चला गया, तो ये आएगा 4/5 इंटू पाई। तो ये पाई मतलब 3.14, तो देखो 4 इंटू 3.14 मतलब 12 के आसपास आएगा, तो 12 के आसपास डिवाइडेड बाय
5, मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग आने वाला। अच्छा 2 पॉइंट समथिंग वाले भी दो ऑप्शन है, तो थोड़ा प्रॉपरली सॉल्व करो, अप्रॉक्स कैलकुलेशन मत करना। 4 इंटू 3.14 12.56 डिवाइड बाई 5 मतलब 2.5। तो इसका आंसर क्या है, वेयर इज द पॉइंटर, हाँ इसका आंसर है 2.5 एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। बेसिक है ओम्स लॉ का क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A small signal voltage V of t is equal to V naught sin omega t is applied across a ideal capacitor. Over a full cycle, the capacitor does not consume any energy. Current is in phase with voltage. Current leads voltage. Current lags voltage. तो देखो कैपेसिटिव सर्किट एंड इंडक्टिव सर्किट में आपको पता होना चाहिए कौन लीड करता है कौन लैग करता है। उसके लिए शॉर्टकट भी याद रख सकते हो आप लोग। वो शॉर्टकट क्या है, दैट इज इलाई दी आइस। ये बीच वाला सी मतलब इंडिकेट कर रहा है कैपेसिटर। कैपेसिटर में पहले कौन आ रहा है, करंट, बाद में कौन आ रहा है, ईएमएफ। तो याद रखो इन कैपेसिटर करंट लीड्स ईएमएफ कितने से लीड करता है, बाय 90 डिग्री। तो ऑप्शन पे आ जाओ, डी ऑप्शन देखो। करंट लैग्स वोल्टेज बोला है, मतलब ये गलत है। ऑप्शन सी में करंट लीड्स वोल्टेज कितना है, 180 डिग्री, मतलब ये भी गलत है। करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, ये भी गलत है। बचा कौन, ऑप्शन ए। तो ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, क्योंकि फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पावर कितना होता है, जीरो। कैसे देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव इज अ फेज डिफरेंस एंड इसके लिए फाइव का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। 590 कॉस 90 कितना, जीरो। तो पावर कितना आएगा, जीरो। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। समझे। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन एसी सर्किट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E इज इक्वल टू 200√2 साइन ऑफ 100t इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर। अभी आरएमएस करंट पूछा है। देखो इसके पहले आपको क्या दिया था, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया था, बट अभी दिया है क्या, नहीं, अभी उसने इक्वेशन दिया है। तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब यहाँ पर ई नॉट आपको दिया है 200√t एंड ओमेगा कितना दिया है आपको यहाँ पर 100, टी के साथ कौन है, ओमेगा। तो ये ई नॉट से हम लोग निकाल सकते हैं ई आर एम एस। ई आर एम एस कितना आ जाएगा, ई नॉट बाई √2 विच इज इक्वल टू 200 एंड ये ओमेगा तो कितना है आपके पास, 100 ही है। चलो तो देखो लगभग वो ये वाला क्वेश्चन इसके पहले वाला क्वेश्चन सेम ही, यहाँ पर भी आर एम एस 200 है, वहाँ पर भी 200 था, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज है। ओके बाद में आते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटी आपको कितना दिया है, 1 माइक्रोफैरड। तो आप लोग रिएक्टेंस निकाल सकते हो। रिएक्टेंस क्या है, 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा इज 10⁻² एंड सी कितना 10⁻⁻6। 10⁻², 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 10⁻4 10⁻4 ये एक्सी का वैल्यू है। तो फाइनली आपको जो IRMS करंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज ERMS डिवाइडेड बाय XC आएगा। तो ERMS है 200, XC कितना है 10⁻4। तो इसको ऊपर लेके जाओ, 200 इंटू 10⁻⁻4 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, और इसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो मिली में ऑप्शन है ना, तो 20 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। तो 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, है ना इजी। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, बट फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला ही है। हाँ 100 ohm resistance capacitor of 100 ohm reactance are connected in series with a 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, the value of displacement current. तो याद रखो क्या कहते हैं आपका कैपेसिटर के केस में डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट होता है। तो हमें सिंपल क्या करना है, कंडक्शन करंट निकालना है। देखो आपके पास क्या है, एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है जिसका रिएक्टेंस आपको दिया है। यहाँ पर एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है कितना 220 वोल्ट है। अभी ये क्या दिया आपको, देखो सिंपल वोल्टेज दिया मतलब ये ERMS होगा। इसका रजिस्टेंस दिया 100 ओम, इसका रजिस्टेंस भी 100 ओम है। तो अभी हम लोग लिखेंगे, निकालेंगे इसका इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC²। बट XL तो नहीं है तो XC का स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा √100 का स्क्वायर प्लस 100 का
स्क्वेयर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 100। तो ये आपको क्या मिला, z। अभी हमें निकालना है IRMS, तो IRMS क्या आएगा, ERMS डिवाइडेड बाय क्या होगा z। तो ये क्या आ जाएगा, z ERMS कितना है 220 डिवाइडेड बाय z रूट 2 इंटू 100। तो ये 0 चला गया, 22.2 बाय 2.2 डिवाइड बाय रूट टू मतलब 1.414। तो ये आ जाएगा 1.55 है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? अरे बाप रे, ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, एक मिनट लेट मी चेक। कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज, अरे नहीं, हाँ, एक मिनट क्या गलत किया, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, तो दिस इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट है। हमें तो उसने क्या दिया, आरएमएस वैल्यू दिया है ना। ओके, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया। हाँ, तो ये हमें क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड। बट ई नॉट को आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट 2 ERMS लिख सकते हो डिवाइड बाई जेड। तो ERMS का वैल्यू आपको कितना दिया है, 220 डिवाइडेड बाई जेड कितना है, रूट 2 इंटू 100। तो रूट टू चला गया, 220 बाई 100 मतलब 2.2 एम्पियर। तो 2.2 एम्पियर मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। तो वहाँ पर पीक वैल्यू निकालना था, पहले मैंने क्या किया था, RMS वैल्यू निकाला था, थोड़ा सा गलती हो गया। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, a series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider two situation. पहला सिचुएशन दिया है when capacitor is air filled, when capacitor is mica filled. तो we know that कि जब भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे, कैपेसिटर का कैपेसिटी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर पहले एयर है, बाद में माइका है। मतलब अगर फर्स्ट केस का मैं कैपेसिटी CA मान लेता हूँ, सेकंड केस का CB मान लेता हूँ, तो CB इज ग्रेटर देन CA है। इतना हमें पता है, हम लोगों ने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा था, राइट। तो ये मिक्स किया है, कैपेसिटर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अल्टरनेटिव करंट को मिक्स करके क्वेश्चन बना है। करंट थ्रू रजिस्टर इज I एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V, देन ओके। देखो सर्किट बनाता हूँ, ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है आपके पास, और यहाँ पर एक EMF सोर्स है, एक E है मान लो, यहाँ पर रजिस्टेंस R है, इसका कैपेसिटी, इसका रिएक्टेंस XC मान लेना। तो इसमें से करंट कितना जा रहा है I, तो पहले I फाइंड करेंगे। I क्या होगा, E अपॉन Z। Z कितना है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XC का स्क्वेयर, राइट। उसने क्या बोला है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज V, तो V मान लो। तो V क्या आएगा, कैपेसिटर में से करंट कितना जा रहा है I, तो वी कैन राइट V इज इक्वल टू I इंटू XC अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। I कितना, E डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XC का स्क्वेयर इंटू ये क्या आ जाएगा XC, राइट। हाँ सही तो कर रहे हैं ना हम लोग, लेट मी चेक। हाँ सही कर रहे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमें क्या मिला, V मिला। एक काम करो, हमें किसके ऊपर कमेंट करना है, V के ऊपर ना। तो ये XC को चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, E डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, थोड़ा E को साइड में ले लो, ओके। तो ये XC को अगर मैं अंदर लेके जा रहा हूँ तो XC का स्क्वेयर करना पड़ेगा मुझे, R स्क्वेयर प्लस XC का स्क्वेयर इंटू E। अभी अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को XC के साथ डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा R स्क्वेयर बाय XC का स्क्वेयर प्लस 1 E आ जाएगा। एंड XC क्या होता है बेसिकली, XC इज 1 अपॉन ओमेगा C। XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये क्या आएगा, R स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर C स्क्वेयर प्लस 1 इंटू E आ जाएगा। ये क्या है आपका V का वैल्यू। तो यहाँ से देखो समझ में क्या आ रहा है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ C स्क्वेयर है, राइट। ऐसे C स्क्वेयर प्लस समथिंग आ रहा है, तो इतना भी फॉर्मूला आपके सामने, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो देखो V, हाँ, तो हमें ये तो पता चला कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ C स्क्वेयर है। तो एज CB इज ग्रेटर देन CA, इसका मीनिंग क्या है, VB विल बी लेस देन VA। तो VB इज लेस देन VA, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो
A coil of self inductance is connected in series with a bulb B and an AC source. Brightness of the bulb decreases when, कब डिक्रीज होगा ये आपसे पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा, हर ऑप्शन के साथ डील करना पड़ेगा आपको, तभी इसका आंसर मिलने वाला है। ओके चलो सॉल्व करेंगे। फिर क्या दिया है देखो, आपके पास एक सेल्फ इंडक्टेंस है, बल्ब के साथ कनेक्ट किया है। अब ये जो बल्ब है, बल्ब मतलब उसके अंदर क्या होता है, वायर है, तो उसको हम लोग मॉडल कर सकते हैं रजिस्टर के साथ। तो ये रजिस्टर किसको इंडिकेट कर रहा है, बल्ब को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक सोर्स कनेक्ट कर दिया EMF, राइट। ये इसका वैल्यू यल है। उसने क्या बोला है कि ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस। तो बल्ब का ब्राइटनेस कब डिक्रीज होगा, अगर वो जो बल्ब है मतलब रजिस्टर है उसमें से अगर करंट कम जा रहा है तभी तो उसका ब्राइटनेस कम होगा। चेक करते एक एक ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डिक्रीज, पहला ऑप्शन दिया। तो देखो ऑप्शन ए में देखो, अच्छा इससे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, करंट निकालता हूँ। करंट कितना आएगा, करंट विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। अच्छा एक्सएल क्या होता है, तो ओमेगा एल होता है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर आएगा। अभी देखो पहले उसने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीज। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करता हूँ मतलब क्या होगा, देखो ये इक्वेशन, ये डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया मतलब जेड का वैल्यू डिक्रीज होगा, जेड का वैल्यू डिक्रीज होगा मतलब करंट का वैल्यू बढ़ेगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा मतलब ब्राइटनेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन ए तो गलत है, राइट, क्योंकि ब्राइटनेस डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन बी पे आते हैं हम लोग। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल रिड्यूस होने के कारण क्या होगा, देखो यहाँ पर हाँ, तो हमें पता है कि जो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए डिवाइड बाई एल, ऐसे होता है फॉर्मूला। तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस बोला है, मतलब एन को अगर मैंने रिड्यूस किया तो देखो एन को रिड्यूस करने के बाद एल का वैल्यू रिड्यूस होगा। एल अगर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मीनिंग है एक्सएल का वैल्यू रिड्यूस होगा। एक्सएल का वैल्यू रिड्यूस होगा मतलब जेड का वैल्यू रिड्यूस होगा, जेड का वैल्यू रिड्यूस होगा मतलब करंट रिड्यूस होगा, करंट रिड्यूस होगा, नहीं जेड रिड्यूस होगा मतलब करंट क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि जेड करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं। A capacitance of reactance XC is equal to XL is included in the same circuit। तो और एक कैपेसिटर वहाँ पर सर्किट में आ गया कैपेसिटर जिसका रिएक्टेंस XC एंड XC इज इक्वल टू XL, मतलब क्या होता है आपका रेजोनेंट सर्किट, जिसमें जब XL इज इक्वल टू XC रखोगे तो देखो Z का वैल्यू क्या बनेगा, R बनेगा। मतलब पहले जब कैपेसिटर नहीं था Z का वैल्यू क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर था। अभी क्या आ गया, R आ गया, मतलब Z का वैल्यू डिक्रीज हुआ, मतलब करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज होगा। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। अच्छा ऑप्शन डी पे आ जाओ। एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल है, तो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के अंदर रखा था कि जैसे तुम लोग आयरन रॉड इंसर्ट करोगे तो उस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर इंक्रीज होता है, बिकॉज म्यू इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट का वैल्यू तो कांस्टेंट है, जैसे ही आयरन रॉड इंसर्ट करोगे म्यू आर का वैल्यू बढ़ेगा, तो म्यू भी क्या होगा यहाँ पर बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू बढ़ेगा, तो म्यू का एंड एल का क्या रिलेशन होता है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो एल बढ़ेगा तो आपका एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो आपका जेड बढ़ेगा, मतलब आपका करंट घटेगा, मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, ब्राइटनेस घटने वाला है। चलो ऐसे डील करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 10, an AC voltage is applied to a resistor R and inductor L in series। हाँ अभी देखो कैटेगरी चेंज हुआ, अभी तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे रजिस्टर कैपेसिटर के, अभी क्या आ गया, रजिस्टर एंड इंडक्टर आ गया। इफ R एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस आर बोथ आर इक्वल टू 3, तो R क्या दिया आपको, R दिया है 3, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है आपको, ये R है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है कितना, दोनों भी 3 ओम दिया है।
द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई आर। तो यहाँ पर XL कितना दिया है 3, XC तो नहीं है, R कितना 3, 3/3 कितना 1, तो tan phi का वैल्यू कितना 1, तो phi कितना 45 डिग्री है ना, इजी। और इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, π/4, मतलब ऑप्शन सी इज ए करेक्ट वन। अभी ये जो tan phi का फॉर्मूला है, इसके बाद कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिलने वाले देखो आप लोगों को। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम and inductive reactance 20 ohm at 50 Hz frequency. If an AC source of 200 volt 100 Hz is connected across the cell. तो देखो जब मेरे पास 50 Hz फ्रीक्वेंसी है तो मुझे क्या बोला गया कि एक रेजिस्टेंस है एंड एक इंडक्टर है। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 30 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 20 ओम। अगर मैंने इसको 100 वोल्ट 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज के अक्रॉस कनेक्ट किया, करंट पूछा है कितना आएगा। तो देखो 100 हर्ट्ज अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज किया, तो फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो क्या चेंज होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा L। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XL भी बढ़ेगा, तो ये R का वैल्यू तो 30 ही रहेगा, बट XL का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, Z का वैल्यू कितना होगा √30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अच्छा 30 40 मतलब 50 आता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो सॉल्व करते बैठो। तो करंट इन द कॉइल I इज इक्वल टू क्या E/Z। E कितना दिया है उसने 200 डिवाइड, अच्छा ये 200 कैसा दिया है, कौन सा है, RMS है या पीक है, तो RMS 200 डिवाइड बाई 50, 50 इज इक्वल टू क्या है 4 ऐसा कोई ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। Moving toward the next question, question number 12. A coil of inductive reactance 31 ohm has a resistance 8 ohm. It is placed in series with a condenser of capacity 25 ohm. तो आपको दिया है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। इसका रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम, इसका रिएक्टेंस दिया है 31 ओम, इसका रिएक्टेंस दिया है 25 ओम, राइट। is connected to a AC source of 110 volt. The power factor of the circuit is, तो पावर फैक्टर क्या होता है, देखो पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi, और इसी को आप लोग लिख सकते हो R/Z, राइट। कोई भी एक फार्मूला यूज़ करो, मैं यहाँ पर R/Z यूज़ कर लेता हूँ। अगर cos phi यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले cos phi निकालना पड़ेगा। चलो दोनों भी यूज़ करें क्या, मुझे लग रहा है cos phi का थोड़ा इजी जाएगा। अच्छा tan phi का देखो आपके पास फार्मूला है, क्या है tan phi का फार्मूला, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। XL कितना दिया आपको 31, XC कितना है 25 डिवाइड बाय 8, 25 माइनस 31 कितना है 6/8, मतलब ये क्या होगा 3/4। तो देखो आपके पास एक ट्रायंगल है, ये phi का ट्रायंगल, राइट। tan phi का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट कितना 3, एडजेसेंट कितना 4, हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, ऑब्वियस 5 है। तो इस ट्रायंगल के अंदर cos phi का वैल्यू क्या आएगा, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi इज इक्वल टू अपोजिट कितना, एडजेसेंट कितना 4, हाइपोटेन्यूस कितना 5, 4/5 कितना 0.8 मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। आप लोग R/Z का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, बट आपको सबसे पहले Z निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग फार्मूला √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। हाँ, in a circuit LCR are connected in series with an alternating voltage source of frequency F. The current lead the voltage by 45 degree. The value of C is. तो उसने बोला है करंट लीड्स वोल्टेज बाय 45 डिग्री, राइट। अभी फेज डिफरेंस दिया आपको, तो हमें वैल्यू ऑफ C निकालना है। तो हमें पता है कि tan phi का वैल्यू कितना होता है, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R है। तो अच्छा R में ही ऑप्शन है तो करेंगे सॉल्व। ये क्या 45 डिग्री दिया है, तो tan 45 इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R। तो ये 45 तो 1 होता है, तो XL माइनस XC इज इक्वल टू R है। पूछा क्या वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो XC इज इक्वल टू क्या आएगा, XL माइनस R आएगा। XC का वैल्यू क्या है 1/2πfc, XL क्या है 2πfl माइनस R। तो ये जो आपका C आएगा देखो वो क्या होगा 1/2πf
इंटू 2πfl माइनस आर, तो 2πf इंटू 2πfl माइनस आर ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, है ना सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। Moving toward the next question is, in an electrical circuit, RLC AC voltage source are all connected in series। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देखो PMT 2012 का सेम क्वेश्चन इसके बाद भी पूछा था शायद 2018 में। When L is removed from the circuit, तो RLC तीनों है, the phase difference between the voltage and current। अच्छा देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया, एल को रिमूव किया मतलब बचा कौन, आरसी बचा, तो आरसी के लिए उसने फेज डिफरेंस कितना दिया है, π/3, राइट। तो tan phi इज इक्वल टू tan π/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, XL माइनस XC/R, मतलब XC/R आएगा। इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। बाद में क्या बोला, इफ इंस्टेड सी इज रिमूव्ड, इफ इंस्टेड, अच्छा पहले क्या रिमूव किया था, एल रिमूव किया है क्या, हाँ ओके सही है। बाद में कौन रिमूव किया, सी रिमूव करने के बाद RL बचा, तो फेज डिफरेंस अगेन कितना है, π/3, मतलब अगेन tan π/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, XL माइनस XC/R, दैट इज XL/R, XC तो 0 है। इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 कंपेयर करो, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, मतलब राइट साइड सेम होना चाहिए, तो XC/R इज इक्वल टू क्या, XL/R है, तो RR कैंसिल हो गया, तो XL इज इक्वल टू XC है। पावर फैक्टर पूछा है, तो XL इज इक्वल टू XC मतलब Z कितना होगा, R। अरे ये तो रेजोनेंट सर्किट है ना, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है R/Z, एंड दोनों सेम है, इसीलिए आंसर क्या आएगा, 1 मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। अभी देखना सेम क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15 नीट 2020 में सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया यहाँ पर, सब कुछ सेम है। देखो इसका आंसर भी क्या आएगा, तुम लोग अगेन घर पे ट्राई करो, 1 है, सॉल्व करना घर पे। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इन एन AC सर्किट द EMF एंड करंट एट एन एनी इंस्टेंट आर गिवन रिस्पेक्टिवली बाय E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। एक मिनट, ऑप्शन में उसने -1 भी दिया है क्या, लेट मी चेक। यहाँ पर 1 भी है, यहाँ पर -1 भी है। ओहो, एक काम करना अभी, हाँ इसके ऊपर थोड़ा सोचो, फिर देखो 1 आता है या -1 आता है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 16, अभी यहाँ से पावर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखो, इन एन AC सर्किट द EMF एंड द करंट एट एनी इंस्टेंट आर गिवन रिस्पेक्टिवली, द एवरेज पावर इन द सर्किट इज। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, पावर का फॉर्मूला E² इंटू R, पावर का फॉर्मूला नहीं I² इंटू R, बाद में E²/R, ये तो फार्मूला। अभी यहाँ पे R नहीं आएगा, यहाँ पर Z आएगा, क्योंकि हम लोग AC सर्किट की बात कर रहे हैं, राइट। बाद में हम लोगों ने देखा पावर इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi होता है, राइट। अभी इसी को ही तुम लोग पीक में लिखना चाहोगे तो देखो कैसे लिखा जाएगा, IRMS को क्या लिख सकते हैं, ERMS अपॉन Z इंटू cos phi क्या होता है, R/Z। तो ये जो पावर है वो क्या आ जाएगा, ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z का स्क्वायर इंटू R आ जाएगा, राइट। ऐसे याद रख सकते हो। नहीं तो सिंपली तुम लोग क्या करो, ये जो फॉर्मूला है ना इसको E0 में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, पावर, हाँ, तो पावर इज इक्वल टू क्या आएगा, E0/√2 I0/√2 इंटू cos phi इज इक्वल टू क्या आएगा, E0 I0 cos phi डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। और जितने भी फार्मूला दिए मैंने पावर के, वो सारे फार्मूला आपको पता होने चाहिए, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 17 में पावर डिसिपेटेड इन एन LCR सर्किट कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ EMF E इज। ओहो, तो पावर का देखो, इसके पहले हम लोगों ने शायद पावर का एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना, यहाँ पर लेट मी चेक। हाँ, पावर के देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया ही है। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज़ देखो क्या होता है, ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर इंटू R होता है। एंड LCR सर्किट के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, √ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो यहाँ पे Z स्क्वायर है, मतलब वो रूट कैंसिल होगा, तो R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर आ जाएगा।
विच कैन बी रिटर्न एज ई स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी क्या है 1 बाय ओमेगा सी, उसका स्क्वेयर, मतलब ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 the instantaneous values of alternating current and voltage are given as the average power in watts is। तो देखो हमें पता है I का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी, एंड E का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो बस डेटा को कंपेयर करना है ना, हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला क्या है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और उसी को अगर आप लोग लिखोगे पीक वैल्यू के अंदर तो क्या आता है, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2। तो ई नॉट का वैल्यू आपको दिया है 1/√2, आई नॉट का वैल्यू है 1/√2 कॉस 60 पाई बाई 3 है ना, डिवाइड बाई 2। 1/√2 इज 1/2 इंटू कॉस 60 इज 1/2 डिवाइड बाई 2, मतलब ये आएगा 1/8। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। कितना ईजी है देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, अभी ये क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 दोनों लगभग सेम कैटेगरी के क्वेश्चन, सारा सेम है, थोड़ा सा डेटा में फर्क है, राइट। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। क्या दिया है देखो, इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड, रजिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ वोल्टेज V इज इक्वल टू 10 ऑफ साइन 314t। पावर लॉस, तो देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पीक वैल्यू का वी क्या, ये 10 क्या है यहाँ पर पीक वैल्यू है, ओमेगा क्या है यहाँ पर 340 है, आर का वैल्यू कितना दिया आपको, आर का वैल्यू है 50 ओम। पूछा क्या आपसे पावर लॉस, तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो देखा था, ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इंटू आर। तो सबसे पहले आपको जेड स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ई आर एम एस तो आ जाएगा इजीली, ओके। तो आर इतना है आपके पास, एक्सएल देखो एल दिया आपको, तो एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा कितना है 20 मिली, ओमेगा कितना है 314, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 314। तो ये बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। 314 इंटू 2 इज 628। तो एक्सएल का वैल्यू आ जाएगा 628 इंटू 10 टू द पावर -2 विच इज़ इक्वल टू 6.28। बाद में एक्सी क्या होता है 1 ओमेगा सी, ओमेगा कितना है तुम्हारे पास 314, सी कितना है, सी है 100 माइक्रो, मतलब 10 टू द पावर -4, तो 1 डिवाइड बाई 314 कितना आता है 3.18 इंटू 10 टू द पावर -3, ये -4 ऊपर आ गया तो +4 होगा, तो ये आ जाएगा 31.8 ओम। तो यहाँ से आपको एक्सएल एक्सी मिला। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे जेड का वैल्यू क्या होता है, और जेड स्क्वायर ही फाइंड करो क्योंकि वही तो हमें चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, राइट। तो आर कितना है आपके पास 50 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल कितना है आपके पास 6.28 माइनस 31.8 का स्क्वायर। तो देखो 31.8 माइनस 6.28, राइट, इसका 6.28 है ना, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा 651। तो ये 2500 प्लस 651, तो 651 प्लस 2500 ये आपको देगा 3151। तो जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3151, ओके। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे पावर के लिए, ई आर एम एस स्क्वायर है। आपको देखो यहाँ पर 10 वोल्ट मतलब क्या है पीक वोल्टेज है, तो ई नॉट इज इक्वल टू 10 वोल्ट है, तो आप लोग वहाँ से ई आर एम एस निकाल सकते हो। वो क्या आ जाएगा, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई √2, मतलब 10/√2 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर कितना है 3150, आर कितना दिया आपको 50, तो ये जीरो चला गया, 10 का स्क्वायर कितना 100, √2 का स्क्वायर इज 2 इंटू 315, मतलब 50 डिवाइड बाई 315 विच इज़ इक्वल टू 0.15 है। कहीं तो हम लोगों ने गलत किया क्या, पूछा क्या पावर लॉस ही पूछा है, कहीं पर हम लोगों ने गलत किया है क्या, 100 माइक्रो 10 टू द पावर -4, सही। एक मिनट, एक्सेल का वैल्यू मैं चेक करता हूँ, 314 इंटू 20 इज 6280, मतलब 6.28 आएगा, राइट। बाद में एक्सी का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 314, ये आता है 3.18, 31.8, सही है। 6.28 माइनस 31.8, ये है 25.52,
उसका स्क्वायर 25.52 का स्क्वायर ये आता है 651 है, तो 2500 प्लस 651 ये 3151 है। ओके और ये ई नॉट दिया आपको 10 वोल्ट, 10/√2 इज 100/2। ओह ये 5 भी है ना यहाँ पर, लास्ट में ये 5 भूल गया मैं यहाँ पर। ओहो तो देखो ये क्या है, मतलब वो आ जाएगा 50 इंटू 5 250 डिवाइडेड बाई 315 विच इज़ इक्वल टू 0.79। ओके लास्ट स्टेप में ही हम लोगों ने गलती की थी, कितना आएगा 0.79। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन, राइट। तो देखो लेंदी कैलकुलेशन है, आपको जेड का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए एक्सेल एक्स आपको पता होना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम है, पीएमटी 2016 में पूछा था। इंडक्टर का वैल्यू दिया है, कैपेसिटर का वैल्यू दिया है, रजिस्टर का वैल्यू दिया है, वी दिया है, एंड पूछा है कि बोलो पावर लॉस कितना आएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, सॉल्व करना घर पे। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस आर। तो देखो आपके पास एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है। रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ई आर वो है 80 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस है 40 वोल्ट एंड इंडक्टर के अक्रॉस कितना है 100 वोल्ट। पावर फैक्टर इज, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi विच इज इक्वल टू R बाई जेड, राइट। तो ये जो आपका R बाई जेड है ना, उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, z कैसे फाइंड करें, चलो मैं इसको I से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो दोनों जगह I से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क कुछ नहीं, राइट। इवन तुम लोग आपके पास अगर आपको इम्पिडेंस ट्रायंगल पता है तो उससे भी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। ओके चलो उससे ही सॉल्व करेंगे, इससे भी आएगा बट वो वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। हाँ तो देखो हमें पता है कि चलो ये वाला बता देता हूँ, z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है। अगर मैं दोनों तरफ आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आई इंटू जेड स्क्वायर होगा, राइट। तो ये होगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर होगा। तो ई आर कितना दिया 80 का स्क्वायर, ई एल कितना है 100 माइनस 40 का स्क्वायर, 100 माइनस 40 60, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ये है ई स्क्वायर। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 100। तो देखो पावर फैक्टर क्या है आपके पास आर बाई जेड, तो आर का वैल्यू ये इसको ही हम लोग लिख सकते हैं ई आर डिवाइडेड बाई ई आर कितना है आपके पास 80, ई कितना है 100, तो ये आएगा 0.8, राइट। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 एंड V2 आर 300 वोल्ट। तो V1 V2 300 दिया है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इसका मीनिंग है एक्सएल का वैल्यू क्या होगा एक्स ही होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है। मतलब ये कैसा कंडीशन है रेजोनेंट कंडीशन है। तो ये सर्किट कौन सा है रेजोनेंट सर्किट है, जिसमें जेड का वैल्यू क्या होगा आर होगा। तो रेजोनेंट सर्किट है तो कैपेसिटर इंडक्टर होके भी कुछ फ़ायदा नहीं है वहाँ पर, उसको निकाल दो तो सिर्फ सर्किट में कौन बचेगा रजिस्टर। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है 220 वोल्ट है, रजिस्टर का वैल्यू क्या 100 ओम। तो जो यहाँ पर वोल्टेज होगा 220 वो सारा का सारा 100 के अक्रॉस आएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर मतलब V3 का रीडिंग आएगा 220 वोल्ट एंड करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट कितना आएगा I इज इक्वल टू V बाय आर, 220/100 मतलब 2.2 एम्पियर आएगा। तो 220 वोल्ट 2.2 एम्पियर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। याद रखो रेजोनेंट कंडीशन याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज LCR सर्किट। तो करंट अगर मैक्सिमम है इसका मीनिंग है देखो करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, इसका मीनिंग क्या है कि वो रेजोनेंट सर्किट है। कौन सा सीरीज रेजोनेंट सर्किट है। तो जब करंट मैक्सिमम होता है जेड मिनिमम होता है और वो कितना है आर है।
तो इसका मीनिंग है कि रेजोनेंट सर्किट है, तो रेजोनेंट सर्किट के लिए देखो उसने ओमेगा दिया है, यल पूछा है, तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC होता है। तो यल का वैल्यू क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर सी, और एफ इज इक्वल टू 1/2π√LC होता है ना, वही फार्मूला है। तो ये आएगा 1 बाय ओमेगा कितना 1000 मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, सी कितना 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁵। तो ये 10⁻⁵, अरे बाप रे, ये 10⁻⁵ और 10⁻6 है ना, और ये -5 मतलब कितना 1, 10⁻⁻1 ऊपर चला गया मतलब 0.1 हेनरी। 0.1 हेनरी है क्या, नहीं, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 मिली हेनरी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि रेजोनेंट सर्किट है या नहीं है। नेक्स्ट, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट द पावर लॉस एट रेजोनेंस इट। तो वी नो दैट कि पावर का जो फॉर्मूला आता है, पावर के वैसे बहुत सारे फार्मूला दिए, अभी यहाँ पर वोल्टेज करंट का वोल्टेज एंड करंट की फार्मूला है। तो देखो पावर का एक तो फार्मूला होता है I²R, नहीं तो पावर का E²/Z, I²Z E²/Z। तो रेजोनेंस सर्किट है मतलब Z का वैल्यू क्या होता है R, तो ये आ जाएगा I²R और ये आ जाएगा E²/R। ऐसा कोई और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, क्वालिटी फैक्टर वाले क्वेश्चन आ गए, देखो पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक क्वालिटी फैक्टर के ऊपर, इसको थोड़ा स्टार मार्क करना क्वालिटी फैक्टर को। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज तो जो ये क्यू फैक्टर होता है, क्यू फैक्टर इंडिकेट करता है कि ट्यूनिंग कैसा हो रहा है। अगर प्रॉपर ट्यूनिंग चाहिए तो क्यू फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो क्यू फैक्टर का जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और इसका और एक फॉर्मूला है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस। ओके, तो ये Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EL को I/XL लिख सकते हैं, I/R लिख सकते हैं, तो ये आएगा R। इसको क्या लिख सकते हैं, I/XC मतलब XC डिवाइड बाय R। XL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L डिवाइडेड बाय R। ए ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा होता है 1/√LC, तो 1/√LC इंटू L/R। जस्ट फॉर रिविजन पर्पज़ में अलग अलग फार्मूला दे रहा हूँ इसके। तो ये क्या आ जाएगा 1/R√L/C। हालांकि ये ओमेगा L/R मतलब ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन। फिर भी याद रखो ये वाला, ये सारे फार्मूला याद रखने हैं, इवन कैपेसिटर के भी फार्मूला याद रखना। XC क्या होता है 1/ωc इंटू R। अच्छा, ओमेगा क्या है 1/√LC, तो √LC ऊपर जाएगा डिवाइड बाय CR। C को अंदर लेके जाओ तो क्या होगा 1/R√, ये भी क्या आ जाएगा L/C आ जाएगा। तो ये मेन फार्मूला XL/R, XC/R एंड 1/√L/C, ये 3 फार्मूला तो एटलीस्ट आप लोग याद रखना। इसके बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ अ LCR सर्किट। तो बेटर ट्यूनिंग मतलब क्यू फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो क्यू फैक्टर का वैल्यू क्या होता है 1/R√L/C, क्योंकि RLC दिया है ना। तो देखो ये क्या करना, अभी तुम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, चारों ऑप्शन में जिसका क्यू का वैल्यू ज़्यादा है वही आपका बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आपको इस फार्मूला के अंदर सारे ऑप्शन वाइज वैल्यू पुट करने हैं, देखने हैं, जिसमें क्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा वही आपका आंसर होगा ना। आई विल लीव दिस अप टू यू, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू। सॉल्व करना, देखो आंसर क्या मिलता है। ये 2 ही क्वेश्चन है क्यू फैक्टर के। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A transistor oscillator circuit using a resonant circuit with inductor L and capacitor C in series produce a oscillation of frequency F. If L is doubled and C is changed to 4C, the frequency will be. तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, सॉल्व करो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, राइट। इजी है ना। हाँ, ये क्वेश्चन देखो PMT मेंस 2010 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक अभी तक का ये आपका जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट का ये सबसे टफ क्वेश्चन लगता है मुझे, राइट।
तो आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग, डिटेल में सॉल्व करेंगे। कितना टाइम है अपने पास? बहुत सारा टाइम है। क्या दिया देखो, अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V1। तो अच्छे से देखना है यहाँ पर ना, कैपेसिटर है जिसका वैल्यू C है, चार्ज किया V1, तो इसके अक्रॉस जो चार्ज आएगा ना इनिशियली, वो चार्ज कितना आएगा, मान लो Q0 है, Q0 का वैल्यू क्या आएगा, C इंटू V1। Q0 इंडिकेट इनिशियल चार्ज। द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर आर देन कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। तो आपके पास यहाँ पर कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट किया इंडक्टर के साथ, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था, V1 था। द करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर रिड्यूस टू V2। अभी क्या होगा देखो, कंडेंसर के पास चार्ज है पहले से, वोल्टेज है उसके पास पहले से ही, जैसे हम लोगों ने इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया तो क्या होगा, चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग, क्योंकि वो क्लोज सर्किट बनेगा। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पढ़ा था, कॉमन पोटेंशियल वाला कंसेप्ट, ये समवट उसके रिलेटेड ही, उसके टाइप वाला ही क्वेश्चन है देखो। बस हम लोगों ने कैपेसिटर की जगह पे और एक इंडक्टर कनेक्ट किया, तो एज द सर्किट बिकम्स क्लोज सर्किट, तो ये क्या होगा यहाँ पर, कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। तो पहले कैपेसिटर के पास चार्ज कितना था देखो, Q0 था, राइट, T इज इक्वल टू 0 को। अभी मैं मान लेता हूँ T इज इक्वल टू T को, कैपेसिटर के पास जो चार्ज है ना वो कितना है, Q है। तो करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूसेस टू V2 बोला है, ओके। तो इनिशियली चार्ज कितना था कैपेसिटर का, Q0 था। T टाइम को कितना चार्ज हुआ, Q। अच्छा, और एक देखो, कैपेसिटर का पहले भी वैल्यू C था, बाद में वैल्यू कितना है, C, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मान लो V2 है। तो ये Q0 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, C इंटू V1, एंड ये Q इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, C इंटू V2, राइट। तो उसने बोला है करंट थ्रू द इंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर रिड्यूस टू V2। मतलब जब कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल V2 है, उसके अक्रॉस का चार्ज कितना होगा, C इंटू V2। ये तो पता चला, चार्ज मिला। सॉल्व करते हैं अभी। नेक्स्ट स्टेप देखो, अभी चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, पहले चार्ज तो निकालते हैं, चार्ज फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर इज, अभी जो भी चार्ज आएगा देखो, वो चार्ज क्या होगा, दैट विल बी अ साइनोसाइडल फंक्शन, राइट, आइदर साइन होगा नहीं तो कॉस होगा, कुछ भी ले लो, डजंट मैटर। तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, Q0 मतलब इनिशियल चार्ज इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी ले लेता हूँ मैं, राइट, कॉस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय Q0। Q इंडिकेट कर रहा है टाइम t पे चार्ज, Q0 क्या इंडिकेट कर रहा है, इनिशियल चार्ज। तो आपके पास Q एंड Q0 के फॉर्मूला है ना, इसको पुट करो, आगे जाके बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू Q कितना है, CV2 डिवाइडेड बाई CV1, कैंसिल हो गया, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 बाई V1। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको याद रखना, बहुत काम में है। अभी उसके बाद ये अभी चार्ज मिला, तो अभी मैं फाइंड करता हूँ करंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। तो I का वैल्यू क्या होता है, dQ बाई dt होता है। तो Q का वैल्यू क्या है आपके पास, Q0 साइन ओमेगा टी, तो Q0 तो कांस्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस, तो ये ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी आएगा, राइट। तो ये I इज इक्वल टू क्या मिला, Q, ये Q0 है, राइट। Q0 का वैल्यू कितना है आपके पास, C इंटू V1। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC, एंड कॉस ओमेगा टी, मेरे पास साइन ओमेगा टी है, तो साइन एंड कॉस का रिलेशन क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पावर 1/2, राइट। ओके, तो I इज इक्वल टू, ये देखो V1, ये C को अंदर लेके जाओ तो C बाई L होगा, इनटू 1 माइनस साइन, इक्वेशन 1 में साइन का वैल्यू है दैट इज V2 बाई V1, तो V2 बाई V1 का स्क्वेयर का पावर 1/2 है। तो इसको अंदर लेके जाओ अभी, V1 मुझे कहाँ चाहिए, अंदर चाहिए, बाहर, एक मिनट, तो V1 C बाहर चाहिए, ओके चलो कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं। V1 को अंदर लेके जाना है, तो V1 को अंदर लेके जाना है तो स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो ये कैसे आएगा देखो, V1 का स्क्वेयर C बाई L,
इंटू 1 माइनस V2 बाई V1 का स्क्वेयर का पावर 1/2। तो ये क्या होगा, C बाई एल, V1 स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर आ जाएगा का पावर 1/2। चेक करो एक बार, सही तो कर रहे हैं ना हम लोग सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन C इंटू V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर, ओके है ना ऑप्शन C। देखो C इंटू V1 स्क्वेयर माइनस V2 स्क्वेयर डिवाइड बाई एल का पावर 1/2, ऑप्शन C इज अ करेक्ट वन, राइट। तो थोड़ा सा एज कंपेयर टू नीट, ये थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो सॉल्व करना क्वेश्चन। टर्न रेशियो ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 1:25, मतलब NP/NS आपको क्या दिया है, 1/25। अभी यहाँ पे तुम लोग ये गलती कर सकते हो, NS/NP इज इक्वल टू 1/25 ले सकते हो, बट वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है स्टेप अप है, स्टेप अप मतलब सेकेंडरी का ही टर्न ज़्यादा होगा। इफ़ द लोड करंट मतलब आउटपुट का करंट, सेकेंडरी का करंट अगर 2 एम्पियर है तो बोलो प्राइमरी का करंट कितना ईजी है, फॉर्मूला बेस, दैट इज IS/IP इज इक्वल टू NP/NS होता है। तो NP/NS 1/25 है, तो IS 2 है, IP पता नहीं, IP का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 एम्पियर। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। फॉर्मूला बेस, बट बहुत पुराना क्वेश्चन है, PMT 1998 का। नेक्स्ट थेरोटिकल क्वेश्चन, द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज ऑफ द, ये याद रखो, उसके अंदर एडी करंट लॉसेस होते हैं, एनर्जी लॉसेस होते हैं ड्यू टू एडी करंट, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, a transformer is used to light a 100 watt 110 volt lamp from 220 volt mains supply। तो ये देखो ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तुम लोग एक डायग्राम बनाते जाओ, ऐसे वाला बॉक्स, इसके अंदर 2 सेक्शन इंडिकेट करते जाओ, एक प्राइमरी सेक्शन रहेगा, एक सेकेंडरी सेक्शन, एक इनपुट एक आउटपुट। तो उसने क्या दिया है, ए ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट 100 वाट 110 वोल्ट लैम्प। तो लैम्प जो है आउटपुट पे होगा, मतलब इसका पावर कितना दिया आउटपुट का, 100 वाट, एंड उसका वोल्टेज कितना दिया, ESA 110 वोल्ट फ्रॉम 220 वोल्ट मेंस, मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट। इफ़ द मेन करंट, इसमें से जो करंट जा रहा है IP, वो कितना है, 0.5 एम्पियर। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर तो आपको दिया है, इनपुट पावर हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक फार्मूला, वोल्टेज इंटू करंट। तो EP इंटू IP, तो ये आएगा 220 इंटू 0.5, मतलब ये क्या आ जाएगा, 110। अरे बाप रे, ये देखो 220, एक मिनट, हाँ थ्रू ये 110, अच्छा वो वोल्टेज है क्या। तो इफिशियंसी इज आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितना है, 100, इनपुट पावर कितना है, 110 इंटू 100, तो 0 0 चला गया, तो ये आएगा 1000/11। 1000/11 दिस इज अप्रॉक्सीमेटली, नहीं 1000 ही है ना, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90%। नेक्स्ट, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 1500 टर्न्स। NP दिया है 50, NS दिया है कितना, 1500 टर्न्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ प्राइमरी कॉइल इज गिवन एज 5P इज इक्वल टू क्या है, 5 प्लस 40, वेयर 5 इज कॉन्स्टेंट। आउटपुट वोल्टेज देखो, प्राइमरी फ्लक्स दिया है तो हम लोग प्राइमरी वोल्टेज निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा, d5P/dt। तो यहाँ पर 5 तो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0, 4 का डेरिवेटिव, 40 का डेरिवेटिव 4, तो EP कितना आएगा, 4 वोल्ट। एंड वी नो दैट ES/EP इज इक्वल टू क्या होता है, NS/NP। तो ये आ जाएगा ES/4 इज इक्वल टू NS कितना, 1500 डिवाइड बाई 50, तो ये चला गया, ये चला गया, तो ES का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 120 वोल्ट। तो ऑप्शन C इज अ करेक्ट वन, राइट। कितना टाइम बचा है अपने पास, राइट, वो बार बार टाइम देखना पड़ता है हमें। क्वेश्चन नंबर 33, तो देखो 33 में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, इसके बाद का आपको होमवर्क दूंगा। 220 वोल्ट इनपुट इज अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर।
तो ये है आपका ट्रांसफार्मर, इसके इनपुट साइड पे देखो क्या दिया है, 220 वोल्ट है। द आउटपुट सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ, कितना करंट ले रहा है वो, 2 एम्पियर एट 420, मतलब ES कितना है, 440 वोल्ट है। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 80%, मतलब 0.8 आएगा। द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज IP आपको पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर इफिशियंसी 0.8 दिया। इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट पावर इज इक्वल टू 0.8 इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या है, ES इंटू IS। इनपुट पावर क्या है, EP इंटू IP। तो आउटपुट वोल्टेज जो है क्या है, 440। आउटपुट करंट क्या है, 2। 0.8 आउटपुट पावर वोल्टेज कितना है, 220 इंटू आउटपुट करंट IP। तो ये चला गया, ये चला गया, बचा कितना, 2 इंटू 2 इज़ 4। ये चला गया, ये चला गया, बचा कितना, 0.2। तो IP का वैल्यू आएगा 5 एम्पियर। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, PMT 2014 का क्वेश्चन है, राइट। तो देखो फाइनली हम लोग समराइज करते हैं अभी अपना चैप्टर। अल्टरनेटिंग करंट के लगभग 34 क्वेश्चन है, प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। तो 34 क्वेश्चन तो मेरे पास है अभी। उसमें देखो बेसिक आपको एक पीक वोल्टेज के ऊपर करंट क्वेश्चन पूछा था, एक RMS के ऊपर। वहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्शन पता करना है कि रिलेशन पता करना है, RMS वैल्यू का पीक वैल्यू का रिलेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वो इम्पिडेंस के ऊपर का क्वेश्चन था, फेज डिफरेंस के ऊपर का क्वेश्चन था, R सर्किट, C सर्किट, L सर्किट, RL सर्किट, RC सर्किट, RLC सर्किट, सबके ऊपर के क्वेश्चंस है, राइट। एंड मेनली उन्होंने फोकस किसके ऊपर किया था, Z एंड फेज डिफरेंस के ऊपर। तो Z एंड फेज डिफरेंस पे फोकस करना थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं हम लोग पावर पे। पावर के अलग अलग फार्मूला है आपके पास, जिसमें मेनली फार्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो था ERMS RMS इंटू cos फाई। दूसरा था ERMS स्क्वायर डिवाइड बाई Z स्क्वायर इंटू R। एंड तीसरा था, कौन सा था फार्मूला, थर्ड वन, E0 I0 cos फाई डिवाइड बाई 2। तो ये सारे पावर के फार्मूला, 3-4 फार्मूला है, वो सारे फार्मूला आपको पता होने ही चाहिए। उसके बाद पावर फैक्टर, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर RLC के लिए आपको पता होना चाहिए कितना, कौन से सर्किट के लिए कितना आता है। उसके 2 फार्मूला, एक है cos फाई और एक है R/Z। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका Q फैक्टर, रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट में EL इज इक्वल टू EC रेजोनेंट कंडीशन, XL इज इक्वल टू XC रेजोनेंट कंडीशन। सीरीज RLC में देखो Z का वैल्यू मिनिमम होता है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1/2π√LC। बाद में आता है Q फैक्टर। Q फैक्टर फॉर बेटर ट्यूनिंग, Q फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। एंड Q का वैल्यू होता है EL/ER एंड EC/ER। बाद में XL/R, XC/R, उसको ही हम लोग लिख सकते हैं 1/R√L/C। तो ये सारे फार्मूला आपको पता होने चाहिए। उसके बाद स्टार्ट होता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में क्या है देखो कि वोल्टेज का रिलेशन ES/EP इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू IP/IS। एंड बाद में इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। एंड याद रखो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इफिशियंसी इज 100%, इफिशियंसी इज 1, राइट, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल के लिए उससे कम ही आएगा, राइट। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे अल्टरनेटिव करंट के। सारे क्वेश्चन का अगेन तुम लोग प्रैक्टिस करो, नोट्स अच्छे से बनाओ। बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।